बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक सवाल और करते हैं बेटा। और इस सवाल मतलब इस सवाल की खास बात क्या है कि इस सवाल के अंदर आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा इनपुट टेक्स का फिक्स एसेट्स, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का या कोई भी ऐसी कैपिटल गुड्स जिसका इनपुट टैक्स क्लेम करना आपको क्या अलाउ है, अदर देन व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स। याद है ना सारी बातें। याद रखिएगा, अगर बिजनेस के ऊपर 90% अप्लाई होगी तो लेकिन उसके फिर भी फिक्स एसेट के इनपुट टैक्स के ऊपर 90% अप्लाई नहीं होगी, तो इसकी अपॉर्चुनमेंट आपको सेपरेट करनी पड़ेगी। मैथ्स को छोड़ दो बेटा, पढ़ लो। जी, तो अब सवाल स्टार्ट करें। सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर आजाद is a registered person and engage in the manufacture of consumable goods. मैन्युफैक्चर है किसका? कंज्यूमबल गुड्स का। The following information for the month of February 20x is available. ठीक है जी, तो जो दरकार है जरा देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आप कैलकुलेटर साथ में उठा लेते रहा, जो मैं बोल रहा हूँ परफॉर्म कीजिएगा। सब लोग कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, साथ साथ कैलकुलेटर उठा लें। ठीक है जी। सेल्स टैक्सेबल सप्लाईज 6 मिलियन, 6 मिलियन का निकाल लें स्ट्रेट 17%, 10,20,000। इसका मतलब ये वैल्यू एक्सक्लूडेड सेल टैक्स है। 6 मिलियन में अगर सेल्स टैक्स ऐड कर दे तो ये हो गया 100% बेस वैल्यू, उस पर लगा 17%, तो इन दोनों समों के क्या हो गया 117%। तो अगर आपको ये वैल्यू दी गई हो 7,20,000 की और इससे आपको इसको वर्कआउट करना हो तो फिर आपने 7,20,000 का 17% नहीं निकालना, आपने इसको डिवाइड करना है 117 से, मल्टीप्लाई करना 17 से। आप चेक करें, आप चेक करें, डिवाइड बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एग्जाम सप्लाईज कितनी है आपकी? 4 मिलियन की। और आपकी जो एग्जाम सप्लाईज के ऊपर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं हुआ, लिहाजा आपकी वैल्यू इंक्लूडिंग सेल टैक्स वही रही, चेंज नहीं हुई। टोटल आपकी सप्लाईज है 10 मिलियन की। 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन 60%, 4 मिलियन डिवाइड बाय 10 मिलियन 40%। 60% आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, आवाज नहीं आ रही, और 40% आपकी एग्जाम सप्लाईज है। तो आपके इनपुट टैक्स का 60% आप क्लेम करेंगे, 40% क्लेम नहीं करेंगे। आपने क्या परचेज किया है? रॉ मटेरियल्स 9,200,000 के, उस पर आपने 17% इनपुट टैक्स दिया है, तो 9,200,000 का 17%, और वो इसमें ऐड करने के बाद जो वैल्यू इंक्लूसिव सेल टैक्स बन रही है, अगर उससे निकालना चाहते हैं तो उसको डिवाइड करें 117 से, मल्टीप्लाई करें 17 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिक्स एसेट इस साल इस मंथ आपने परचेज किए 17 लाख के, 17 लाख का निकाल लें 17%, चेक करें 17 लाख का 17% चेक करें। और अगर 289,000 प्लस करने के बाद इस वैल्यू से आप 17% निकालना चाहते हैं तो डिवाइड करें 117 से, मल्टीप्लाई करें किससे? 17 से। उसके बाद वर्क आउट द सेल्स टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर आजाद along with input tax to be carried forward if any in his sales tax return। ठीक है जी। तो अब क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके पास ऐसा केस आया है कि दो किस्म के इनपुट टैक्स आ रहे हैं, एक रॉ मटेरियल का और फिक्स एसेट का, इन दोनों को अलग अलग डील करना है, इन दोनों को अलग अलग अपोर्शन करना है, क्योंकि एक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरे पर रिस्ट्रिक्शन है। रॉ मटेरियल पर रिस्ट्रिक्शन, रॉ मटेरियल के इनपुट टैक्स रिस्ट्रिक्शन होगी। अब ना इसके पास कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं, ना इसके पास, ना ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आवाज ही नहीं आ रही, ना ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, बोलो यार, ना ये एनर्जी सेक्टर वाला प्रोड्यूसर है, कुछ भी नहीं है ना ये, तो इसके ऊपर 90% क्या होगी? अप्लाई होगी।
अब इसको 90% लगने से कौन बचा सकता है? कमर्शियल इंपोर्ट्स, जो कि टोटल परचेज का, टोटल टैक्सेबल परचेज का मोर देन 50%, लेकिन वो भी नहीं है। इसको 90% रिस्ट्रिक्शन लगने से कौन बचा सकता है? जीरो रेटेड सप्लाईज, वो भी नहीं है। वो भी जब बचा पाएंगे जब वो टोटल टैक्सेबल सप्लाईज का 50% से ज्यादा हो। ठीक है बेटा, कंफर्म? अच्छा, वर्क आउट द सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आजाद। अब क्या करते हैं, वही हमारा स्ट्रक्चर बना बनाया है, लेकिन इसमें चीजें कैलकुलेट दी हुई है। तो वेरीफाई तो हमने पढ़ते पढ़ते कर लिया, तो सारी वैल्यूज पुट करनी है। अब हम लिखते हैं मिस्टर आजाद सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ एंड 28 February 20x8। ओके जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रेट, ठीक है जी। आउटपुट टैक्स ऑन लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें कोई रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की कहानी नहीं है। What is the value of local taxable supply? 6 million. 6 million का 17%, 6 million का 17%, 1,20,000। उसके बाद ऑन exempt supplies, ठीक है, कितनी है बेटा? 4 million। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? 10 million। ठीक है, अब इसमें तो लेस करवाना है आपने क्या? इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स को 2 हिस्सों में लेस करवाना। ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर 1। एक्चुअल इनपुट टैक्स रुपीज, नंबर 2 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स निकालें अगर आप, 9,18,000। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन अपने का बरकरार रहे। अच्छा, उसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा होगा वो क्या होगा? ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
ठीक है जी, ये आप क्लेम कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 लाइनें छोड़ देता हूँ। अगर कोई सेल टैक्स देखें ज़्यादा होगा परचेज और फिक्स एसेट का, तो अगले पीरियड में क्या जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जरा इसको देख लें। तो मैं यहाँ पे 2 लाइनें छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ, और यहाँ क्या लिखता हूँ, इनपुट टैक्स ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया है उसकी वैल्यू कितनी है, 9,200,000। उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखी है आपने, उस पर निकाला आपने 17% सेल टैक्स। 9,200,000 का 17% निकालें कितना बनता है, ऐसे तो लिखा हुआ आपके पास 1,564,000। ठीक है जी, उसके बाद फिक्स एसेट्स जो आपने खरीदे हैं कितने, 1,700,000। इस पर भी आपने 17% सेल टैक्स दिया है, वो कितना बनेगा, 289,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल इनपुट टैक्स का सम। ठीक है जी, मैं इस कॉलम को आमतौर पर एहतियातन सम नहीं करता है, क्योंकि इसका हमारी अपॉर्चमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अपॉर्चमेंट इनपुट टैक्स की होगी, और किस बेस पर होगी, आपकी टैक्सेबल सप्लाई जो आप सेल कर रहे हैं उसकी बेस पर। परचेज की बेस पर अपॉर्चमेंट नहीं होगी। तो क्या आंसर बनेगा, 10,900,000 और 1,853,000। अब मैं डायरेक्ट 1,008,000 का अपॉर्चमेंट नहीं करूँगा, तो क्या लिखा मैंने इसको, बल्कि मैं इसको टोटल नहीं करता ना, जो सर मैं पिछले इसमें भी करता हुआ नहीं आया। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया इसको, रेजिडुअल इनपुट टैक्स। ठीक है जी, क्या लिखा बेटा आपने, अपोर्शनमेंट ऑफ रेजिडुअल इनपुट टैक्स तो ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ऑन, सॉरी, मतलब कुछ और, अच्छा इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो फिर मुझे 2 हिस्सों में करना पड़ेगा। एक ये हो सकता है कि यहाँ 2 कॉलम बना लें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, दोनों को 2 कॉलम बना के दिखा दे, ताकि ये जो आइटम यहाँ आएंगे ना, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, वो वन टाइम लिखने पड़े। समझ में आई बात है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, जिस तरह आपको आसानी लगे।
यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना इनपुट टैक्स बिलोंग करता है किससे, आपकी टैक्सेबल सप्लाई से। और कितना बिलोंग करता है आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई से। अच्छा, आपकी टैक्सेबल सप्लाईज का वैल्यू क्या है, आपकी टैक्सेबल सप्लाईज का वैल्यू है 6 मिलियन। ये लिखा आपने 6 मिलियन, उसको डिवाइड करवाया किससे, 10 मिलियन से, मल्टीप्लाई करवा दिया किससे आपने, रॉ मटेरियल के इनपुट टैक्स 1,564,000। फिर आपने इसको डिवाइड करवाया किससे, 4 मिलियन, 4 मिलियन को डिवाइड करवाया 10 मिलियन से, मल्टीप्लाई करवा दिया 1,500,000, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1,564,000। बताइए कितना आंसर आता है। 9,38,400। और नीचे आंसर क्या है, 6,25,600। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो रॉ मटेरियल का इनपुट टैक्स है 15,64,000, इसका 60% बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाई से और 40% बिलोंग करता है एग्जाम्प्ट सप्लाई से। सही है, यस और नो। टोटल कितना हो जाएगा, 1,564,000। यस और नो। अब क्या निकालना है, फिक्स एसेट के इनपुट टैक्स का। तो ऐसे ब्रैकेट लगा दिया आपने यहाँ पर, दोबारा क्या लिख दिया, 6 मिलियन डिवाइड बाय 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 289,000। तो 289,000 का कितना परसेंट बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाई से, कौन सा बेटा, 1,73,400 है, सम। अच्छा, इसका 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 आंसर, इसका आंसर 1,73,400। ठीक है, उसके बाद 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 289,000, 1,15,600। यानी फिक्स एसेट का जो टोटल इनपुट टैक्स था वो 289,000 था, और 280 नहीं, ऊपर फिर 400 आना चाहिए, 289,000 में से 1,73,400 बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाई से और 1,15,600 बिलोंग करता है एग्जाम सप्लाई से। इसका मतलब क्या हुआ, जरा तवज्जो दरकार होगी सबकी, प्लीज देखें जरा। इसका मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का जो 6,25,000 इनपुट टैक्स है वो डेड हो गया, क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई से बिलोंग करता है। और फिक्स एसेट के टोटल में से 1,15,600 का इनपुट टैक्स भी क्या हो गया, डेड हो गया, क्योंकि वो बिलोंग करता है एग्जाम सप्लाई से। तो क्लेम कौन सा होगा, ये वाला। इस पर अप्लाई होगी 90% रिस्ट्रिक्शन, इस पे अप्लाई नहीं होगी। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एक्चुअल इनपुट टैक्स 9,38,400। विच एवर इज लोअर। कितना लोअर आ गया वो, 9,18,000 लोअर आया ना, जवाब दे। क्लेम कर लिया आपने। और जितना इनपुट टैक्स बिलोंग करता है फिक्स एसेट से, अब आपको पता है यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो तो आएगा, क्योंकि वो ये आपने जो इनपुट टैक्स क्लेम किया है ये
इसके 90% के बराबर है, तो इसका जो 10% होगा वो डिफरेंस बचेगा, लेकिन उस डिफरेंस से हम फिक्स एसेट के इनपुट टैक्स को एडजस्ट करवा देंगे जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, तो हमारी सेल टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। और जो बैलेंस हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे वो क्या हो जाएगा, अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना है इनपुट टैक्स दैट बिलोंग्स टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट, 1,73,400। डिफरेंस क्या है आपके पास, डिफरेंस क्या है आपके पास, डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, 71,400, 71,400 आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो इसको आप रिफंड तो नहीं ले सकते, क्या करना है आपको, कैरी फॉरवर्ड करना है, आप क्या बोलेंगे, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, अब ये कैरी फॉरवर्ड आपको अलग अलग बताने पड़ेंगे, ये तो आपका सेल्स टैक्स पेबल क्या हो गया, नील हो गया, कोई जवाब नहीं दे रहे आप लोग। अच्छा, अब दो किस्म के इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है जी, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड, ठीक है जी, किसके ऊपर, परचेजेस के ऊपर, वो कितना है, वो 9,38,000 और 9,18,000 का डिफरेंस है, 9,38,400 और 9,18,000 का डिफरेंस है, 20,400, एक ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि आपने ऊपर 9,38,000 क्लेम करने के बजाय 9,18,000 क्लेम किया, और फिर आपके पास बैलेंस बचा 1,02,000 का, उसके हिसाब में कितना क्लेम किया, 1,73,400, तो उसमें से कितना क्लेम नहीं हो सका, 71,400, उसके बाद फिक्स एसेट का कितना कैरी फॉरवर्ड किया आपने, 71,400। ये अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, एक परचेज वाला है जो रिस्ट्रिक्शन की वजह से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और एक एक्सेस की वजह से, और जब ये अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा तो इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन 90% अप्लाई नहीं होगी, इस पे अप्लाई होगी, ये बैलेंस बीडी बनेगा, उस टाइम का परचेज का इनपुट टैक्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों का सम कहलाएगा एक्चुअल इनपुट टैक्स, और उसको कंपेयर करेंगे दोबारा से 90, लेकिन इसको कंपेयर नहीं करेंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्लोज करें। रिमेनिंग ओवर्स देखो ना, ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ बेटा।